आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 101। तभी आदित्य वर्मा को मास्टर सिद्धार्थ का ख्याल आया। इस समय मास्टर सिद्धार्थ मुंबई के ओबरॉय होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में हैं। मास्टर सिद्धार्थ स्वीट के लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। उनके सामने एक कमरे में कुछ समय बाद कमरे का दरवाज़ा खुल गया। एक युवक बाहर आया। वह कमर से ऊपर नंगा था, सिर्फ एक शॉर्ट्स पहने हुए था और उसके शरीर पर अभी भी थोड़ा पसीना था। युवक का फिगर भी बहुत मजबूत है, उसकी मांसपेशियां बेहद मजबूत हैं और वह विस्फोटक शक्ति से भी भरा है। ये युवक देखने में युवा लगता है, केवल 27 या 28 वर्ष का, लेकिन वह भी एक योद्धा है। क्या आप मास्टर सिद्धार्थ हैं? युवक ने सोफे पर बैठे ताओवादी वस्त्र पहने मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और सीधे कहा, ये सही है, ये पिंडाव है। मिस्टर खन्ना। मास्टर सिद्धार्थ सीधे खड़े हो गए और फिर उन्होंने अपना आसन नीचे करते हुए उस युवक से कहा, अगर किसी और वजह से नहीं तो सिर्फ इसलिए कि उसके सामने खड़े युवक की पहचान बहुत ही अनोखी थी। वह बीजिंग के 8 बड़े परिवारों में से एक खन्ना परिवार का बेटा था। आप जानते हैं, 8 बड़े परिवारों में से एक होने के नाते खन्ना परिवार अंतिम स्थान पर है, लेकिन इसकी तुलना आम परिवारों से नहीं की जा सकती। इस परिवार के कई उद्योग और विविध हित हैं और परिवार के सदस्यों की जीवन के सभी क्षेत्रों में पैठ है। विशेष रूप से दवा उद्योग में खन्ना परिवार की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता है और उन्होंने अज्ञात मात्रा में धन कमाया है। यद्यपि खन्ना परिवार में अभी भी कुछ युवा स्वामी हैं, जैसे कि उनके सामने वाला युवक, लेकिन उनके सामने वाला व्यक्ति खन्ना परिवार की इस पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट माना जा सकता है। उसका नाम संजय खन्ना है। वह छोटी सी उम्र में ही जन्मजात योद्धा है और उसके साधु बनने की पूरी संभावना है। वरिष्ठ, इस बार यह आप पर निर्भर है। अगर मैं इसे पैसे से नहीं ला पाया तो मुझे आपसे ही इसे करवाना पड़ेगा। जब तक आप मुझे वह फाउंडेशन स्थापना गोली दिलाने में मदद करेंगे, मैं, संजय खन्ना, निश्चित रूप से आपका कर्ज चुका दूंगा। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, संजय खन्ना ने गहरी आवाज में मास्टर सिद्धार्थ से सीधे कहा। संजय खन्ना इस बार मुंबई इसलिए आए क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि 3 दिन में मुंबई की एक प्राचीन गली में नीलामी होने वाली है और इस नीलामी में एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल की नीलामी होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह खबर सच है या नहीं, लेकिन चूंकि यह जारी हो चुकी है, इसलिए यह निश्चित रूप से निराधार नहीं होगी। यदि वास्तव में कोई फाउंडेशन स्थापना गोली है जिसे नीलामी के लिए रखा गया है, उस समय ये निश्चित रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा करेगा और मुझे डर है कि कई योद्धा आकर्षित होंगे। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल, यह एक जादुई गोली है जो एक जन्मजात योद्धा को एक भिक्षु तक पहुंचने की अनुमति देने की एक बड़ी संभावना है। संजय खन्ना जीतने के लिए दृढ़ हैं। अगर उन्हें ये नींव रखने वाली गोली मिल जाए तो वे आसमान छू जाएंगे और खन्ना परिवार के अपने साथियों को भी पीछे छोड़ देंगे। पूरे खन्ना परिवार की कमान संभालना भी नामुमकिन नहीं है। तभी जब उन्हें यह खबर मिली कि मास्टर सिद्धार्थ पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, तो संजय खन्ना ने तुरंत मास्टर सिद्धार्थ को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा। चिंता मत कीजिए मिस्टर खन्ना, चूंकि मैंने खन्ना परिवार की मदद करने का वादा किया है, इसलिए मैं ज़रूर करूंगा। मेरी मदद से ये फाउंडेशन बिल्डिंग पिल ज़रूर आपकी पहुंच में होगी। जब मास्टर सिद्धार्थ ने संजय खन्ना की बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत अपनी छाती थपथपाई और कहा, उनकी आवाज़ अतुलनीय आत्मविश्वास से भरी हुई थी। झांग फेंग। संजय खन्ना ने सिर हिलाया और अचानक दरवाजे की ओर चिल्लाया। हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। झांग फेंग। संजय खन्ना की भौहें तन गईं और वह फिर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। इसी समय सूट पहने एक आदमी जो अंगरक्षक जैसा दिख रहा था अंदर आया। एरहू, मास्टर खन्ना। वह आदमी सम्मानपूर्वक चिल्लाया, लेकिन वह झांग फैंग नहीं था, बल्कि संजय खन्ना का एक और आदमी था। जाओ और सीनियर सिद्धार्थ के लिए कमरा ले आओ, संजय खन्ना ने तुरंत ऑर्डर दिया। हाँ, एरहू नाम के व्यक्ति ने सीधे जवाब दिया और सिद्धार्थ जैनरेन के लिए एक और कमरा खोलने जा रहा था। वगैरह। संजय खन्ना ने अचानक उस आदमी को फिर रोका और पूछा, वैसे झांग फैंग कहाँ गया है? एरहू नाम का युवक थोड़ा हिचकिचा रहा था। अचानक संजय खन्ना ने फिर भौहें चढ़ाईं और सख्ती से कहा,
व्याख्या करना। संजय खन्ना की बातें सुनकर एरहू एकदम से चौंक गया और जल्दी से बोला, लगता है भाई फैंग बदला लेने गया है और अपने साथ कुछ भाइयों को भी ले आया है। बदला? क्या हो रहा है? एरहू की बातें सुनकर संजय खन्ना के चेहरे पर फिर से ठंडक छा गई। एरहू ने जल्दी से कहा, भाई फैंग का छोटा भाई अपंग हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। भाई फैंग उससे मिलने गए और दोपहर में वापस आए और फिर कुछ भाइयों को बाहर बुलाया, ये कहते हुए कि वह बदला लेना चाहता है और दूसरा पक्ष बहुत अमीर था। फिर कई भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया। तो फिर तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? संजय खन्ना ने आंखों में गुस्से के भाव के साथ फिर से तीखे स्वर में पूछा। झांग फैंग ने उसे अपना मालिक मानने की बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि अपने भाई को भी अपने साथ बाहर ले गया, कम से कम उसे फोन करने के लिए तो। युवा मास्टर खन्ना, मुझे भी नहीं पता, एरहू ने मुंह बनाते हुए कहा। छोड़ो, मैं उसे फोन करूंगी। संजय खन्ना ने अपना सेल फोन निकाला और झांग फैंग का नंबर डायल किया। नहीं मिल रहा। संजय खन्ना ने फिर भौहें चढ़ाईं। झांग फैंग का फोन कॉल असल में लग नहीं पाया। संजय खन्ना का दिल अचानक धड़कने लगा, उन्हें बुरा सा लगा और उन्होंने तुरंत एरहू से फिर कहा, एरहू, क्या तुम्हारे पास बाकी लोगों के फ़ोन नंबर हैं? फ़ोन करो। एरहू ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ मिस्टर खन्ना, मैं अभी आपसे लड़ूंगा। लेकिन अगले ही पल, जब एरहू ने लोगों में से एक का फ़ोन नंबर डायल किया, टूट टूट टूट, आपने जो नंबर डायल किया था वह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं दूसरी बार कॉल करके देखूंगा, एरहू ने तुरंत कहा और जल्दी से दूसरे व्यक्ति का नंबर डायल कर दिया। बीप बीप बीप, आपने जिस नंबर को डायल किया है वह अस्थायी रूप से कनेक्ट नहीं हो सकता। अभी भी कनेक्ट नहीं हो सका। यह अजीब है। जब एरहू ने एक के बाद एक झांग फैंग का पीछा करने वाले लोगों के नंबर पुकारे तो एरहू का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उसने संजय खन्ना से कमजोरी से कहा, मिस्टर खन्ना, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। इस पल संजय खन्ना का चेहरा भी बेहद बदसूरत हो गया, उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, झांग फैंग और अन्य, मुझे डर है कि कुछ हुआ है। संजय खन्ना इसी नतीजे पर पहुंचे। कई लोगों का एक ही कॉल पर बात न करना नामुमकिन है और उनके अधीनस्थ झांग फैंग ने उनके खन्ना परिवार के लिए काम किया था और पहले बहुत अच्छा काम किया था। उनके लिए बिना किसी वजह के अपना फ़ोन बंद करना या कॉल का जवाब न देना नामुमकिन है। तो केवल एक ही संभावना है। इसका मतलब यह है कि कई लोग मुसीबत में फंस गए हैं और दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। क्या झांग फैंग बदला लेने नहीं गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि बदला लेने की बजाय उसे ही मार दिया गया और उसके साथ ही उसके बाकी मातहत भी मारे गए? संजय खन्ना का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया और उन्होंने एक बहुत बड़ी संभावना के बारे में सोचा। अगर झांग फैंग बदला लेने जाता है तो क्या वह इसलिए मर जाएगा क्योंकि उसने अपना बदला नहीं लिया है? एरहू, जाकर देखो, संजय खन्ना ने तुरंत फिर कहा। जैसी आपकी आज्ञा मिस्टर खन्ना, एरहू ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन इस समय, युवा मास्टर खन्ना, आप पिंडाओ को क्यों नहीं जाने देते? संयोग से इन 2 दिनों में मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मास्टर सिद्धार्थ ने अचानक कहा। जब संजय खन्ना ने मास्टर सिद्धार्थ की बात सुनी तो उनकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। लेकिन उसने मास्टर सिद्धार्थ को फिर से पूछते सुना, इसके अलावा मिस्टर खन्ना, आपके अधीनस्थों को भी योद्धा होना चाहिए, है न? ये सही है, वे सभी अर्जित योद्धा हैं। झांग फैंग जन्मजात योद्धाओं तक पहुंचने में लगभग सक्षम था। संजय खन्ना को ये समझ में नहीं आया कि मास्टर सिद्धार्थ ने क्या पूछा, लेकिन फिर भी उन्होंने वही कहा। तो दूसरा पक्ष कम से कम जन्मजात योद्धा तो है। अगर आप उसे वहां भेजेंगे तो शायद वह वापस न आ पाए, मास्टर सिद्धार्थ ने गहरी आवाज में कहा। तो मुझे जाने दो। अगर पिंडाओ आगे आया तो मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा और आपको स्पष्टीकरण दूंगा, मिस्टर खन्ना, मास्टर सिद्धार्थ ने पुनः कहा। उनकी आवाज अतुलनीय गर्व से भरी हुई थी। ऐसी स्थिति में कृपया इसे वरिष्ठ पर छोड़ दें। संजय खन्ना ने अब मना नहीं किया। मास्टर सिद्धार्थ की बात वाजिब थी। मास्टर सिद्धार्थ के लिए जांच करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। ये तो बस एक सामान्य बात है। वैसे झांग फैंग का भाई किस अस्पताल में है? मास्टर सिद्धार्थ ने तुरंत फिर पूछा। उन्होंने अस्पताल जाकर झांग फैंग के भाई को ढूंढने का फैसला किया ताकि दूसरे पक्ष की स्थिति का पता लगाया जा सके। अगर उन्हें दूसरे पक्ष का पता मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। असली व्यक्ति
झांग फैंग के छोटे भाई का नाम झांग लोंग है और वह रेन्हे शुगुआंग निजी अस्पताल में है। उसके बगल में बैठे एरहू नाम के आदमी ने जल्दी से कहा। ठीक है, चलिए चलते हैं। शब्द निकलते ही 3 आंखों वाला मास्टर तुरंत जाने के लिए तैयार हो गया। आज देर हो रही है, कल चलें तो कैसा रहेगा? संजय खन्ना ने फिर कहा। रात काफ़ी हो चुकी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह इतनी जल्दी में है। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। मैं जाते ही वापस आ जाऊंगा। मेरे लिए कमरा खोल दिया गया है, मास्टर सिद्धार्थ ने फिर गर्व से कहा। इतना कहने के बाद मास्टर सिद्धार्थ वास्तव में बालकनी में चले गए और फिर संजय खन्ना और अन्य लोगों की नज़रों के सामने नीचे कूद गए। वरिष्ठ, ये दृश्य देखकर संजय खन्ना चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके और तेजी से दौड़कर वहां पहुंचे। इतनी ऊंची जगह से एक जन्मजात योद्धा होने के नाते अगर वह कूद भी जाता तो विकलांग हो जाता। इसके तुरंत बाद संजय खन्ना और उनके अगल बगल खड़े लोगों ने भी रात के नीचे एक आकृति को तैरते हुए देखा। यह मास्टर सिद्धार्थ थे, जो रात के नीचे हवा में टहल रहे थे, मानो किसी परी जैसी हवा से सराबोर हों। हड्डियों में एक अजीब सा एहसास। हिस। कुछ देर तक सांस फूलने की आवाज़ें आती रहीं। जब संजय खन्ना और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके दिल में उथल पुथल मच गई। क्या ये साधु है? ये बहुत डरावना है। हे भगवान, भगवान तो ऐसे ही होते हैं, है न? मास्टर सिद्धार्थ संजय खन्ना और अन्य लोगों के चेहरों पर अद्भुत भावों की कल्पना कर सकते थे। दरअसल उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था। कुछ कौशल दिखाकर ही वे संजय खन्ना का ध्यान आकर्षित कर सकते थे। वह एक साधु है और उसमें साधु जैसा अहंकार होना चाहिए। जल्द ही मास्टर सिद्धार्थ ने रेन्हे शुगुआंग निजी अस्पताल को ढूंढ लिया, जिसका उल्लेख एरहू ने किया था, और फिर आसानी से झांग लोंग को ढूंढ लिया, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। झांग लोंग बिस्तर पर लेटा हुआ अपने बड़े भाई से खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। अचानक एक व्यक्ति चुपचाप उसके वार्ड में प्रकट हुआ। आ, तुम इंसान हो या भूत? झांग लोंग अचानक चौंक गया और सदमे में बोला। इतनी रात को एक आदमी अचानक अंदर आया और उसने कोई आवाज भी नहीं की। उसने किसी बूढ़े आदमी जैसा ताओवादी चोगा पहना हुआ था। झांग लोंग डर के मारे लगभग पेशाब कर बैठा। घबराहट में झांग लोंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी गर्दन की गति को छोड़कर वह अपना पूरा शरीर नहीं हिला सका, क्योंकि उसके शरीर के सभी मेरिडियन आदित्य वर्मा द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए थे। भूत? क्या तुम कह रहे हो कि पिंडाओ भूत है? मौत की तलाश में मास्टर सिद्धार्थ ने झांग लोंग की बातें सुनी तो वे सीधे झांग लोंग के पास आए और उसकी गर्दन पकड़ ली, मानो वह कोई मुर्गा हो। झांग लोंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह अवाक था। वह इतना डरा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था और लगभग गला घोंटकर मर गया। टकराना। अगले ही पल मास्टर सिद्धार्थ ने झांग लोंग को सीधे छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से इस आदमी का सीधे गला घोंटकर मारना असंभव था और उसे सवाल पूछने ही थे। हु मास्टर, मुझ पर दया करो। मास्टर, मुझ पर दया करो। झांग लोंग ने जल्दी से कुछ सांसें ली और जल्दी से कहा। वह मरना नहीं चाहता था। हालांकि वह विकलांग था। उसके बड़े भाई ने कहा था कि उसे ठीक किया जा सकता है, और उसका बड़ा भाई उस आदमी से बदला लेने पहले ही जा चुका था। वह आदमी मर चुका था। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो बस पिंडाओं के कुछ सवालों का ईमानदारी से जवाब दें। मास्टर सिद्धार्थ ने तीखे स्वर में कहा। माफ करें महान गुरु, झांग लोंग ने जल्दी से कहा। वह झांग फैंग आपका सबसे बड़ा भाई है ना? मास्टर सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा। झांग लोंग ये सवाल सुनकर चौंका, पर थोड़ा हिचकिचाया भी। क्या ये मालिक अपने बड़े भाई से बदला लेने आ रहा है? मास्टर सिद्धार्थ अचानक गुस्से से भर गए। उनकी आंखों में भयंकर भाव था। हाँ, झांग फैंग मेरा सबसे बड़ा भाई है। मालिक? हर अपराधी का अपना मालिक होता है। अगर मेरा बड़ा भाई आपको ठेस पहुंचाए तो क्या मुझे वापस आने पर उससे आपके लिए प्रायश्चित करने के लिए कहना चाहिए? मुझे मत मारिए, झांग लोंग ने कमजोरी से कहा। मास्टर सिद्धार्थ एक क्षण के लिए अवाक रह गए, फिर हल्के से बोले। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे नाराज नहीं किया। क्या तुम्हारा बड़ा भाई बदला लेने में तुम्हारी मदद करने गया था? दूसरा पक्ष भी योद्धा है। हाँ गुरुजी, आपको कैसे पता? ये सुनकर झांग लोंग को थोड़ी राहत महसूस हुई और उसने आश्चर्य से कहा। अगर ऐसा है तो ये सही है। सिद्धार्थ जैनरेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वे बुदबुदाए। क्या सही है? झांग लोंग थोड़ा उलझन में था।
ये ताओवादी इतना अजीब क्यों है? मैंने केवल सिद्धार्थ ताओवादी को फिर से हल्के ढंग से कहा सुना। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आपका बड़ा भाई शायद मर चुका है। जैसे ही सिद्धार्थ जैनरेन ने ये कहा, झांग लॉन्ग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मेरा बड़ा भाई मर गया है? नहीं, असंभव, बिल्कुल असंभव, झांग लॉन्ग ने अविश्वास में कहा, अपना सिर हिलाते हुए। उसकी आंखों में दुख और आक्रोश की भावना थी और निराशा की भावना थी। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बड़े भाई की मौत व्यर्थ हो तो मुझे बताइए, दूसरा पक्ष कौन है? वह कहाँ रहता है? झांग लॉन्ग के मुंह से सिद्धार्थ जैनरेन को दूसरे पक्ष का निवास मिला। अगले ही पल सिद्धार्थ जैनरेन वार्ड के कमरे से बाहर कूद गए और तैरते हुए दूर चले गए। जब झांग लॉन्ग ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में आक्रोश की झलक दिखाई दी। इस मालिक के हमले से तुम मर गए। लेकिन जल्द ही झांग लॉन्ग ने दुख और क्रोध में कहा, असंभव, यह असंभव है कि मेरा भाई न मरे। वह अभी भी यह विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसका भाई मर जाएगा। इस मामले में उसने अपने भाई की हत्या कर दी। झांग लॉन्ग के दिल में अफसोस की भावना पैदा हुई, लेकिन वह पहले से ही बेकार था, इसलिए वह केवल इस ताओवादी पर अपनी उम्मीद रख सकता था। उम्मीद कर रहा था कि वह आदित्य वर्मा को मार सकता है। सिद्धार्थ जैनरेन ने सीधे साधना की शक्ति को प्रसारित किया, अपने शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और सीधे हवा में उड़ गए। अगले ही पल मास्टर सिद्धार्थ ने सीधे अपना मोबाइल फोन निकाला, नेविगेट किया और एक पता दर्ज किया। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड। अभी अभी मुझे इस आदमी से खबर मिली है कि वह यहीं रहता है। ये यमुना नदी के किनारे पर है और इसे ढूंढना आसान है। इसके अलावा ये केवल 10 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं। तब से मास्टर सिद्धार्थ सीधे यमुना नदी में तैरते रहे और फिर यमुना नदी के किनारे चलते रहे। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड में विला नंबर 13। आदित्य वर्मा अभी भी बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे थे और कुछ बातें सोच रहे थे जो वह बाद में करना चाहते थे। यदि वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अभी भी कुछ आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करने की आवश्यकता है। ब्रेटलिंग चाय के इस बड़े से थैले में आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम है, जो सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं यूनिलिंग पत्थर प्राप्त कर सकूं, लेकिन ये यूनिलिंग पत्थर प्राप्त करना कठिन होगा। इसके अलावा जब भी मुझे समय मिलता है मुझे फार्मेसी जाकर पूछना पड़ता है कि क्या मुझे कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। इस प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल और बॉडी टेम्परिंग स्पिरिट लिक्विड के फार्मूलों के लिए कुछ विशेष आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। ये सोचते हुए आदित्य वर्मा को अचानक लगा कि वह फिर से लापरवाह हो गया है। उसने वास्तव में मास्टर सिद्धार्थ को भागने दिया। वह बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का है और वह एक साधु भी है। अगर उसके मातहत उसकी मदद कर सके तो उसके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। कुआं आदित्य वर्मा आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन अगले ही पल आदित्य वर्मा ने आश्चर्य से आवाज निकाली, क्योंकि आदित्य वर्मा की धारणा में विला के बाहर और यमुना नदी के ऊपर एक शक्तिशाली आभा तेजी से आ रही थी। साधु, ये स्पष्टतः एक साधु की सांस है। एक साधु यहाँ क्यों आया है? वह तो साफ तौर पर मेरे पास ही आ रहा है। आदित्य वर्मा अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। आदित्य वर्मा को हैरानी इस बात की थी कि उन्हें दूसरे व्यक्ति की सांसों से एक जाना पहचाना एहसास हो रहा था। लेकिन मैंने सिर्फ 2 भिक्षुओं को देखा है, दक्षिण पश्चिम रक्षक सेना के रक्षक नी युनतियन के अलावा लाओजुन पर्वत पर सिद्धार्थ गुरु भी हैं। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास से कहा, बिल्कुल नहीं मास्टर सिद्धार्थ। आदित्य वर्मा को यकीन था कि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से लाओजुन पर्वत पर सिद्धार्थ मास्टर था। ये वास्तव में काओ काओ के बारे में है। काओ काओ यहाँ है। यदि आप सोना चाहते हैं तो तकिया यहाँ है। अभी मैं मास्टर सिद्धार्थ को छोड़ने के लिए आहें भर ही रहा था कि अगले ही पल मास्टर सिद्धार्थ अप्रत्याशित रूप से आ गए। ये तो बहुत ही अजीब संयोग है। सिस्टम, आपने इसे बनाया है ना? आदित्य वर्मा मन ही मन पूछने से खुद को नहीं रोक पाए, लेकिन उन्हें सिस्टम से कोई जवाब नहीं मिला। शाबाश, मैंने इसे खुद अपने दरवाजे पर भिजवाया है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो ये बेकार हो जाएगा। आदित्य वर्मा की आंखों से तेज चमक निकल आए और फिर वह सीधे खड़े हो गए। अगले ही क्षण आदित्य वर्मा सीधे बालकनी में गए, फिर सीधे अपनी साधना शक्ति को सक्रिय किया, ऊपर कूदे और फिर धीरे से यमुना नदी पर उतरे, अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़े हो गए।
मास्टर सिद्धार्थ अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। उनके सामने वाला विला क्षेत्र नेविगेशन में मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड है। वे अपने कौशल का इस्तेमाल करके मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड का अनुभव लेने वाले हैं। अगर प्रतिद्वंद्वी सचमुच जन्मजात योद्धा है तो वह उससे बच नहीं पाएगा। उसकी समझ उन्हें पल भर में पता चल जाएगी। हालांकि इससे पहले कि मास्टर सिद्धार्थ कुछ कर पाते, उन्होंने एक आकृति को रात के आकाश के नीचे एक विला से धीरे से नीचे कूदते देखा और फिर बिना डूबे यमुना नदी के पानी पर गर्व से खड़ा हो गया। नीचे जाओ। एक क्षण में ही मास्टर सिद्धार्थ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। धिक्कार है भिक्षु, मास्टर सिद्धार्थ शाप देने से खुद को नहीं रोक सके। क्या दूसरा पक्ष वास्तव में साधु है? लगता है उसने गलती कर दी है। अरे, तुम इतना धोखेबाज तो नहीं बनना चाहते ना? क्या तुम वही जन्मजात योद्धा नहीं हो जिसका वादा किया गया था? दूसरा पक्ष तो असल में एक साधु है, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? यद्यपि दूरी थी, फिर भी मास्टर सिद्धार्थ को 100% यकीन था कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से एक साधु था। हालांकि दूसरे पक्ष के पास कोई साधना स्तर नहीं था, न ही वह कोई प्रबल आभा छोड़ सकता था, फिर भी वह उफनती नदी पर इत्मीनान से खड़ा था। ये तरीका कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि कोई जन्मजात योद्धा भी नहीं। तभी एक आवाज फिर आई। ये सामने वाली आकृति ही थी जो बोल रही थी। क्या ये मास्टर सिद्धार्थ नहीं है? क्या संयोग है? आपने क्यों सोचा कि आप मेरे पास आएंगे? आवाज सुनकर मास्टर सिद्धार्थ पुनः स्तब्ध रह गए और फिर उनकी भौहें तन गईं। दूसरे पक्ष ने तो सीधे उसका नाम पुकारा। क्या इसका मतलब यह है कि वह खुद को जानता है? अगले ही क्षण मास्टर सिद्धार्थ ने दूसरे व्यक्ति को गौर से देखा और अंधेरे में भी वह दूसरे व्यक्ति की शक्ल स्पष्ट रूप से देख सकते थे। अरे, क्या ये तुम हो? ये तुम कैसे हो सकते हो? मास्टर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास में शाप देने की इच्छा से कहा, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने उसे पहले लाओजुन पर्वत पर भगाया था? और वह उसका सारा सामान भी ले गया था। दूसरी पार्टी वास्तव में यहाँ है, इसलिए झांक फैन को उसके सामने इस आदमी ने मार डाला। मास्टर सिद्धार्थ का चेहरा अचानक बहुत बदसूरत हो गया और वह लगभग रोना चाहते थे। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि उसे दोबारा इस आदमी से मिलना पड़े? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह उसे हरा नहीं सकता। माफ करना, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले गया, मास्टर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो वे अचानक घूम गए। उनकी साधना शक्ति चलने लगी और उनका शरीर दूर की ओर बढ़ गया। पलायन। चूंकि वह जानता था कि वह उसे हरा नहीं सकता, इसलिए वह भाग गया। गुरु सिद्धार्थ ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक निर्णायक निर्णय लिया। 36 रणनीतियों में से दौड़ना सबसे अच्छी रणनीति है। चूंकि आप यहाँ हैं, तो जाने से पहले बैठिए और एक कप चाय पी लीजिए। जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी साधना शक्ति को सक्रिय कर दिया और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उनके शरीर पर संघनित हो गई, जिससे उनकी गति बढ़ गई। होश दो लोग, एक भाग गया, दूसरे का पीछा किया गया। लेकिन जल्द ही आदित्य वर्मा की आकृति सिद्धार्थ जैनरेन के सामने आ गई, जिसने सिद्धार्थ जैनरेन का रास्ता रोक दिया। लेकिन आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सिद्धार्थ जैनरेन का चेहरा फिर बदल गया। आदित्य वर्मा का रूप देखकर उसने भी एक भद्दी मुस्कान दिखाई और कहा, दाओयू, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैंने नेविगेशन के मामले में सचमुच गलत रास्ता पकड़ लिया। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं पहले निकलूंगा। हालांकि सामने आदित्य वर्मा की मुस्कान ठंडी पड़ गई। चूंकि तुम यहाँ हो तो जाओ मत। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जब चाहूँ आज जा सकता हूँ? आदित्य वर्मा ने सिद्धार्थ जैनरेन की ओर देखा और अहंकार से भरी गहरी आवाज में कहा। सिद्धार्थ जैनरेन अपने दिल में कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पूरा चेहरा गंदगी खाने जैसा बदसूरत था और उसने कठोर आवाज में कहा, साथी दाववादी, ज्यादा आगे मत बढ़ो। हालांकि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, पर मुझे धमकाना आसान नहीं है। अगर मैं मरते दम तक लड़ता रहूं तो तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। हे। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो वह हंस पड़े। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मौत से कैसे लड़ते हो। आदित्य वर्मा की आवाज में तिरस्कार का भाव था। आप? जैन यांग ने आदित्य वर्मा को घूरा और क्रोधित हो गया। लानत है, मैं तुमसे लड़ूंगा। मास्टर सिद्धार्थ बहुत गुस्से में थे। उनके सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहा था। उसने पहले ही कह दिया था कि नेविगेशन उसे गलत रास्ते पर ले गया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे जाने ही नहीं दिया।
वे उसे यहीं रखना चाहते थे और यहाँ तक कि उसका रास्ता भी रोक दिया था। हालांकि पिंडाओ आपको हरा नहीं सकता, लेकिन अगर पिंडाओ जाना चाहता है तो आप उसे नहीं रख सकते। ताओवादी सिद्धार्थ ने पुनः आदित्य वर्मा की ओर देखा और कठोर स्वर में कहा, आइए देखें कि पिंडाओ स्वर्ग को कैसे चुनौती देता है। जैसे ही मास्टर सिद्धार्थ के शब्द निकले, मास्टर सिद्धार्थ के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। धमाका! ये देखा जा सकता है कि ताओवादी सिद्धार्थ के वस्त्र लहरा रहे हैं और उनके पूरे शरीर पर आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह है। हवा आ रही है। मास्टर सिद्धार्थ फिर जोर से चिल्लाए और उन्होंने मास्टर सिद्धार्थ का हाथ शून्य की ओर बढ़ते देखा। अगले ही पल अचानक पूरी नदी में तेज हवा चलने लगी। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा रंग चमक उठा। दूसरे पक्ष का तरीका काफी अच्छा था और वह वास्तव में काफी प्रभावशाली लग रहा था। बारिश आ गई। मास्टर सिद्धार्थ फिर चिल्लाए। बूम स्विश स्विश स्विश। रात के समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे और फिर भारी बारिश शुरू हो गई। हवा और बारिश को बुलाने की कला, यही असली ताओवादी पद्धति है और यही वह पद्धति भी है जो गुरु सिद्धार्थ ने संप्रदाय में सीखी थी। यह उनकी विशेष कुशलता है। इस समय जब उनकी मुलाकात आदित्य वर्मा से हुई तो उन्होंने इसका सीधा प्रयोग करना शुरू कर दिया। हवा और बारिश को बुलाने की यह तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी से हवा और बारिश की शक्ति को प्रेरित कर सकती है और इसे एक शक्तिशाली हमले में बदल सकती है। जाना। अगले ही क्षण सिद्धार्थ ताओवादी ने फिर से ठंडे स्वर में चिल्लाया, आदित्य वर्मा को घूरा और फिर से अपना हाथ हिलाया। पलक झपकते ही तेज हवा और भी तेज थी, जिससे नदी में भारी तूफान आ गया और अंतहीन लहरें उठने लगीं। आकाश में चारों ओर भारी वर्षा भी एक साथ संघनित हो गई और एक विशाल जल ड्रैगन में बदल गई। पानी के अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और आदित्य वर्मा को काट लिया। आदित्य वर्मा को डुबाने की कोशिश की। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा और वास्तव में मास्टर सिद्धार्थ के आक्रमण से खतरा महसूस किया। इस हमले को आते देख आदित्य वर्मा की आंखें सिकुड़ गईं और एक तेज रोशनी फूट पड़ी। हालांकि आदित्य वर्मा स्थिर रहे, अभी भी पानी की लहरों पर कदम रख रहे थे और यहाँ तक कि उनके हाव भाव में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया। प्रतिद्वंद्वी जितना मजबूत होता है, आदित्य वर्मा उतना ही अधिक उस पर विजय पाना चाहते हैं। बेचारे ताऊ, नरक में जाओ। सिद्धार्थ जैनरेन ने फिर से सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, अपनी साधना का चरम उपयोग करते हुए आदित्य वर्मा को मारने के लिए पानी के ड्रैगन के आक्रमण को नियंत्रित किया। सिद्धार्थ जैनरेन की शक्ति आश्चर्यजनक है, लेकिन ये फिर से इसी क्षण है। आदित्य वर्मा की आंखें फिर से चमक उठीं और उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि अभी मास्टर सिद्धार्थ के सिर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक पीला प्रश्न चिन्ह उभर आया। ये प्रश्न चिन्ह सिर्फ आदित्य वर्मा ही देख सकता था। आदित्य वर्मा की आंखों में रात में ये कितना चमकीला था। धत्तेरी की काम, अभी तो मास्टर सिद्धार्थ के सिर पर कुछ भी नहीं था, तो अब अचानक मिशन कैसे आ गया? क्या इसे सिस्टम द्वारा अस्थायी रूप से जारी किया गया है? आदित्य वर्मा के मन में भी उत्साह था। भूमि क्षण में ही आदित्य वर्मा के शरीर पर एक आश्चर्यजनक गति प्रकट हुई और आदित्य वर्मा ने सीधे ही साधना की सारी शक्ति मुक्त कर दी। ये गति सिद्धार्थ जैनरेन से भी अधिक मजबूत है। भनभनाना, उठना, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा। अचानक आदित्य वर्मा के शरीर के सामने पानी की एक लहर उठी और फिर पानी की एक विशाल दीवार में बदल गई। धमाका! मास्टर सिद्धार्थ का जल ड्रैगन हमला सीधे पानी की दीवार से टकराया, जिससे गर्जना जैसी आवाज हुई। पानी ड्रैगन अवरुद्ध था। बस इसी क्षण आदित्य वर्मा ने सीधे मास्टर सिद्धार्थ के सिर पर लगे प्रश्न चिन्ह पर क्लिक कर दिया। फैंग सिद्धार्थ, नींव निर्माण के मध्य चरण में। यह एक अच्छा अधीनस्थ है। यह अनुशंसा की जाती है कि मेजबान इसे अपना मानकर भुगतान के लिए क्लिक करें। आप कार्य प्राप्त कर सकते हैं। फैंग सिद्धार्थ को हराकर आप आत्मा अनुबंध तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट तुरंत आ गया। ये कार्य दरअसल आदित्य वर्मा को इस सिद्धार्थ गुरु के सामने आत्मसमर्पण करवाने के लिए है। नहीं, लगता है कि उसे हराना ही काफी होगा। आत्मा अनुबंध की कला, आप सचमुच जो चाहें पा सकते हैं। क्या ये सिस्टम खास तौर पर आपके लिए तैयार किया गया है? हालांकि क्या ये क्लिक टू पे गंभीर है? क्या आप अभी लड़ाई में हैं? अभी भी क्लिक करके भुगतान करना चाहते हैं? कितना असुविधाजनक है। क्या सीधे बैंक कार्ड से पैसे कटवाना बेहतर नहीं होगा? वैसे भी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। डिंग डोंग,
भुगतान विधि बदल दी गई है। बैंक डेबिट होस्ट इसे प्राप्त करने के लिए क्लिक कर सकता है, लेकिन इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट पुनः बज उठा। आदित्य वर्मा स्तब्ध रह गए। अरे वाह, जैसे ही मुझे यह विचार आया, सिस्टम ने भुगतान पद्धति ही बदल दी। बहुत बढ़िया, सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो आदित्य वर्मा ने सीधे रिसीव पर क्लिक कर दिया। मेजबान को बधाई, आपने इसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। आदित्य वर्मा ने तुरंत ही इस कार्य को सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया। डिंग डोंग, आदित्य वर्मा के सेल फोन पर अचानक टेक्स्ट मैसेज अलर्ट बज उठा। बिना देखे ही आदित्य वर्मा ने अंदाजा लगा लिया कि यह बैंक कटौती की जानकारी होगी। इस मिशन के साथ आदित्य वर्मा ने नाटक करना बंद कर दिया। इतना ही, आदित्य वर्मा ने मास्टर सिद्धार्थ की ओर देखा और शांति से कहा। उनकी आवाज में ठंडक और अत्यंत उग्रता थी। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसने आदित्य वर्मा को हाथ पीछे करके खड़े देखा और हल्के से चिल्लाया, गड़गड़ाहट आती है। जैसा कि आदित्य वर्मा ने ये दो शब्द कहे, गड़गड़ाहट, अचानक आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। यह मौसम वाकई अजीब है। अभी तो आसमान में तारे थे, लेकिन अचानक बदल गया। जोरदार बारिश हुई और बिजली भी गरजी। बहुत तेज बारिश हुई और बिजली भी गरजी। ये बहुत डरावना है। आधी रात को बिजली गिरना। यमुना नदी पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिससे दुनिया में बदलाव आ गया। आंधी, बारिश और गरज के साथ बारिश हो रही थी। यमुना नदी के दोनों किनारों पर घरों में आराम कर रहे लोग स्तब्ध रह गए और आश्चर्य से अंतहीन आवाजें निकालने लगे। नदी की सतह पर आदित्य वर्मा ने चिल्लाकर कहा, गड़गड़ाहट आ रही है, और तुरंत गड़गड़ाहट गूंज उठी। शब्द आते हैं और कानून उनके पीछे चलते हैं। गड़गड़ाहट की आवाज ने सीधे सिद्धार्थ जैनरेन को उसके सामने अचानक कांपने पर मजबूर कर दिया और उसके दिल में भय की भावना पैदा हो गई। सिद्धार्थ जैनरेन चौंक गए और चौड़ी आंखों से आदित्य वर्मा को देखने लगे। क्या आप वास्तव में बिजली की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं? सिद्धार्थ जैनरेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य वर्मा वास्तव में बिजली की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच गड़गड़ाहट सबसे शक्तिशाली शक्ति है। साधना की दुनिया में थंडर विधि भी सबसे शक्तिशाली विधि है। आप क्या सोचते हैं? सिद्धार्थ जैनरेन की बात सुनकर आदित्य वर्मा मंद मंद मुस्कुराए। अगले ही पल, चटकना, 9 स्वर्गों से एक विशाल वज्रपात सीधे सिद्धार्थ जैनरेन पर गिरा, जिससे पूरा संसार चमक उठा। सिद्धार्थ जैनरेन के चेहरे पर अचानक गहरा सदमा छा गया। उसने एक पल में अपनी सारी ताकत जुटा दी और हवा और बारिश की ताकत को एक शक्तिशाली अवरोधक में बदल दिया, जिससे उसका पूरा शरीर सुरक्षित हो गया। लेकिन कराना, वज्रपात हुआ, सब कुछ जला डाला, रुका नहीं जा सका। सिद्धार्थ जैनरेन की चीख अचानक गूंज उठी। बिजली गिरी और यहाँ तक कि सिद्धार्थ जैनरेन, जिसने अपनी रक्षा की चरम सीमा पार कर ली थी, अभी भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। सिद्धार्थ जैनरेन तुरंत चिल्लाया, पफ! सिद्धार्थ जैनरेन के मुंह से खून की धारा बह निकली। गड़गड़ाहट की शक्ति, ये वास्तव में गड़गड़ाहट की शक्ति है। सिद्धार्थ जैनरेन सीधे नदी में गिर गए। सिद्धार्थ जैनरेन नान पानी से बाहर निकलने और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वे लगातार बुदबुदा रहे थे और उनकी आवाज में कड़वाहट भरी थी। इससे कैसे लड़ें? यद्यपि वह नींव निर्माण के मध्य चरण में एक साधक था, उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर थोड़ा सा भी नहीं था, और प्रतिद्वंद्वी वास्तव में गड़गड़ाहट की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। ये तो पूरी तरह से कुचलने वाली बात थी। कुचला तो उसे ही जा रहा था। लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। और अब प्रतिद्वंद्वी की गड़गड़ाहट से उसे पहले ही बहुत चोटें लग चुकी थीं और वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। तभी सिद्धार्थ जैनरेन ने फिर देखा। प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। सिद्धार्थ जैनरेन के चेहरे पर फिर से भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत आदित्य वर्मा से विनती की, दाऊयू, मैंने सचमुच गलत रास्ता पकड़ लिया। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, कृपया मेरी जान बख्श दो। सिद्धार्थ जैनरेन सचमुच डर गया था। वह अभी भी बहुत छोटा था और एक साधक था। वह सैकड़ों साल तक जीवित रह सकता था। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। वह कई सालों से लाओजुन पर्वत पर साधना कर रहा था और उसे अभी तक पत्नी भी नहीं मिली थी। उसने बस कुछ ही दिन अच्छा जीवन जिया था। अगर उसकी इस तरह मृत्यु हो गई तो ये बहुत दुखद होगा। जीना बेहतर है या फिर दुख में जीना। मेरी जान बख्श दोगे? मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। हाँ,
सिद्धार्थ जैनरेन की दया की भीख मांगने की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर हंस पड़े और हल्के से बोले। सिद्धार्थ जैनरेन फिर से स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके दिल में आश्चर्य का एक स्पर्श भी आया। सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर झूठ बोलते हो तो मुझे क्रूर होने का दोष मत दो, आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। जब सिद्धार्थ जैनरेन ने सुना कि आदित्य वर्मा ने क्या कहा, तो उसने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताई, होटल से, फिर अस्पताल से और अंत में यहाँ तक। दाऊयू, अगर मुझे पता होता कि यह तुम हो तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। क्या आप जानते हैं कि झांग फैंग की मृत्यु क्यों हुई? आदित्य वर्मा का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। सिद्धार्थ जैनरेन थोड़ा उलझन में थे और कमजोर स्वर में बोले, ऐसा अवश्य है कि उसने दाऊयू को नाराज कर दिया, क्योंकि उसने मेरे दोस्त को बांध दिया है। तो लानत है, कोई भी मेरे दोस्त को छू नहीं सकता, आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा। उनकी आवाज तीक्ष्णता से भरी थी और उसमें कोई संदेह नहीं था। सिद्धार्थ जैनरेन का दिल अचानक फिर से चौंक गया और फिर उसने कठोर आवाज में कहा, जो धार्मिक आक्रोश से भरा था, तो ये बात है, मरना सचमुच कोई दुख की बात नहीं है। अच्छा मार, दाऊयू, अच्छा मार। अगर मैं होता तो मैं भी मार देता। यदि आप अच्छी तरह से चापलूसी करते हैं तो आप जीवित रह सकते हैं। दाऊयू, मैंने सभी प्रश्न पूछ लिए हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चला जाऊंगा, सिद्धार्थ जैनरेन ने फिर से संकोचपूर्वक कहा, अपना आसन नीचे करते हुए, और मुझे गरीब ताओवादी कहना भी बंद कर दिया और इसे छोटा ताओवादी कह दिया। छोड़ो, कहाँ जाओ, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे? आदित्य वर्मा की आंखें अचानक फिर से डगमगा गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा। लेकिन इस समय आदित्य वर्मा के मन में डिंग डोंग, मेजबान को बधाई, कार्य पूरा करें और इनाम प्राप्त करें, आत्मा अनुबंध तकनीक। सिस्टम प्रॉम्प्ट पुनः बज उठा। एक पल में आदित्य वर्मा के दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आ गई, जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट तकनीक थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध पद्धति है। जब तक दूसरा पक्ष रक्त की एक बूंद देने को तैयार है और फिर उसे एक विशेष तरीके से परिष्कृत करता है, तब तक दूसरे पक्ष के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। और एक बार आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद दूसरा पक्ष केवल स्वेच्छा से उसके आदेशों का पालन कर सकता है और अवज्ञा नहीं कर सकता है। इसलिए इसे स्वामी सेवक अनुबंध, आत्मा स्वामी सेवक अनुबंध आदि भी कहा जाता है। एक क्षण में ही आदित्य वर्मा ने इस आत्मिक अनुबंध को करने की विधि में महारत हासिल कर ली थी। आपके लिए काम करने के लिए। जब सिद्धार्थ जैनरेन ने सुना कि आदित्य वर्मा ने क्या कहा, तो उसका चेहरा फिर से बदल गया, जैसे कि उसने गंदगी खा ली हो, थोड़ा आश्चर्यचकित और थोड़ा हिचकिचाहट। उसने खन्ना परिवार के लिए काम करने का फैसला कर लिया था। हालांकि आदित्य वर्मा की खेती बहुत मजबूत थी, लेकिन बीजिंग के खन्ना परिवार जैसे बड़े परिवार के मुकाबले वह काफ़ी कमज़ोर थी, और खन्ना परिवार में भी खेती करने वाले लोग थे। इसके अलावा खन्ना परिवार शक्तिशाली था और देश में औषधीय जड़ी बूटियों की जीवन रेखा को नियंत्रित करता था, जिसकी तुलना आदित्य वर्मा से नहीं की जा सकती थी। क्या तुम नहीं चाहते? आदित्य वर्मा ने सिद्धार्थ जैनरेन की हिचकिचाहट देखी और तुरंत सख्त आवाज में कहा, और सिद्धार्थ जैनरेन को देखते हुए उनकी आंखें भी तीखी नज़र से फट गईं। जब सिद्धार्थ जैनरेन ने आदित्य वर्मा की आंखों को देखा तो वह फिर से चौंक गया। उसे डर था कि अगर उसने कहा कि वह नहीं चाहता है, तो दूसरा पक्ष वास्तव में उसे एक और वजह से मार सकता है। वह डर गया था। हाँ, गुरुदेव, कृपया मेरा विनम्र अभिवादन स्वीकार करें, सिद्धार्थ जैनरेन ने जल्दी से कहा। उनकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और उन्होंने आदित्य वर्मा को सम्मानपूर्वक झुकाया भी। कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है कि वह मर जाए, इसलिए वह कुत्ते की तरह ही जिए। जब तक वह मर नहीं जाता, तब तक भविष्य में दूसरे पक्ष के संयम से छुटकारा पाने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप समझदार हैं। आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा, उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई और उन्होंने हल्के से कहा, ऐसी स्थिति में रक्तसार की एक बूंद सौंप दो। रक्तसार? गुरु, आप रक्तसार किस लिए सौंपना चाहते हैं? जैनरेन सिद्धार्थ फिर से कांप उठा और बदसूरत चेहरे से बोला। उसे नहीं पता था कि आदित्य वर्मा उसका रक्तसार किस लिए चाहता है, लेकिन रक्तसार उसके शरीर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। अगर मैं कहूँ तो दे देना। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? ये तो बस खून की एक बूंद है। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है।
अगर तुम इसे निचोड़ नहीं सकते तो मेरे पास एक सुई है। आदित्य वर्मा ने फिर एकाग्र स्वर में कहा। आदित्य वर्मा के हाथ में एक और जैद सुई प्रकट हुई। ये त्यानिक सुआन की 9 सुइयों में से एक थी। क्या ये कोई जादुई हथियार है? आदित्य वर्मा के हाथ में जैद सुई देखकर जेनरेन सिद्धार्थ ने फिर आंखें चौड़ी की और अविश्वास से कहा। अपने ज्ञान से वह एक नज़र में ही इस जैद सुई की अनोखी खासियत पहचान गया। ये साफ तौर पर एक जादुई हथियार था। दूसरे पक्ष के हाथ में सचमुच एक जादुई हथियार था। ये कुछ ऐसा था जिसकी जेनरेन सिद्धार्थ ने उम्मीद नहीं की थी। जेनरेन सिद्धार्थ फिर से चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, यह आदमी उसके सामने कौन है? इसकी पहचान क्या है? इसे वज्र जादू और जादुई हथियार क्यों आते हैं? क्या वह किसी अमर संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य हो सकता है? अंततः आदित्य वर्मा के दबाव में सिद्धार्थ जेनरेन ने फिर भी रक्तसार की एक बूंद निकाल ली। रक्तसार की इस बूंद को बाहर निकालने के बाद सिद्धार्थ जेनरेन की सांस कमजोर हो गई। अगले ही पल आदित्य वर्मा ने सिद्धार्थ जेनरेन का रक्तसार लिया और फिर सिद्धार्थ जेनरेन के सामने उन्होंने अपने दाहिने हाथ की उंगलियों का उपयोग करके अपने बाएं हाथ की हथेली में रक्तसार की बूंद की ओर इशारा किया। अचानक आदित्य वर्मा की हथेली पर कोई आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ। यह एक अजीब रून था। रून आदित्य वर्मा की हथेली पर चमका और फिर रक्तसार की बूंद को लपेट लिया। अगले ही क्षण रक्तसार की बूंद गायब हो गई और आदित्य वर्मा के शरीर में प्रवेश कर गई। आत्मा अनुबंध पूरा हुआ। तब आदित्य वर्मा के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। उसके सामने सिद्धार्थ जेनरेन का जीवन और मृत्यु सब उसके दिमाग में था। उसी समय सिद्धार्थ जेनरेन के दिल में भी एक अजीब सी अनुभूति हुई। उनके जीवन और मृत्यु पर आदित्य वर्मा का नियंत्रण था। क्या यह आत्मा का अनुबंध है? मास्टर सिद्धार्थ इस दृश्य को शून्य भाव से देखते रहे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनका जीवन दूसरे पक्ष द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और उन्होंने शून्य भाव से कहा। वह रोना चाहता था। अब उसे अंततः पता चल गया कि आदित्य वर्मा उसके खून की इस बूंद के साथ क्या कर रहा था। यह एक आत्मा अनुबंध निकला। ठीक है, अब जीवन और मृत्यु वास्तव में स्वयं पर निर्भर नहीं है। मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। मास्टर सिद्धार्थ जहाँ उदास थे वहीं उनके हृदय में अशांति भी थी। यह एक आत्मा अनुबंध है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष को आत्मा अनुबंध की तकनीक भी पता होगी। यह आत्मा अनुबंध कोई साधारण साधु नहीं कर सकता। गुरु सिद्धार्थ को धीरे धीरे यकीन होता गया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति जरूर असाधारण हैसियत और असाधारण मूल का होगा। यह उनके लिए एक अवसर था। छोड़ो भी, अब जब आत्मा का अनुबंध हो गया है तो वो सामने वाले का गुलाम बन गया है। आगे वो चाहे जो भी करे, इल्जाम सिर्फ इसी आदमी पर ही लगेगा। मास्टर, क्या आपके पास कोई आदेश है? मास्टर सिद्धार्थ ने अपने हृदय के अवसाद को शांत किया और आदित्य वर्मा से पूछा। तुम्हें मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आदित्य वर्मा कहो। और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे तुमसे पूछनी हैं। आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी, आप तो बहुत युवा हैं। क्या मैं आपको युवा गुरुजी कहूँ? युवा गुरुजी, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो सिद्धार्थ से पूछ लीजिए। मास्टर सिद्धार्थ ने फिर गहरी आवाज में कहा। युवा स्वामी, बस युवा स्वामी ही रहो। आदित्य वर्मा ने फिर सीधे कहा। इस मास्टर की कॉल हमेशा अजीब लगती है और युवा मास्टर थोड़ा बॉस है। वैसे आपने पहले कहा था कि आप खन्ना परिवार के लिए काम करने की योजना बना रहे हैं। क्या खन्ना परिवार बहुत मजबूत है? आदित्य वर्मा ने मास्टर सिद्धार्थ से पुनः पूछा। यह न केवल शक्तिशाली है बल्कि बीजिंग के 8 प्रमुख परिवारों में से एक खन्ना परिवार में असली भिक्षु भी हैं और निश्चित रूप से एक से ज्यादा हैं। वे देश के अमृत उद्योग के अधिकांश जीवन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और देश के सभी हिस्सों में उनका लगभग एकाधिकार है। इसने औषधीय सामग्री बाजार में प्रवेश किया है और यह बेहद शक्तिशाली है। मास्टर सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। मास्टर सिद्धार्थ की बातें सुनकर आदित्य वर्मा का दिल बैठ गया। क्या ये इतने ताकतवर हैं? यही असली अमीर परिवार है। आपने पहले कहा था खन्ना परिवार के युवा स्वामी इस बार मुंबई क्यों आए थे? आदित्य वर्मा ने फिर पूछा। एक नीलामी के लिए। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार इस नीलामी में एक फाउंडेशन स्थापना गोली होगी। वह बच्चा एक जन्मजात योद्धा है। अगर उसे यह फाउंडेशन स्थापना गोली मिल जाती है तो वह संभवतः फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा और एक सच्चा योद्धा बन जाएगा। भिक्षु, नीलामी,
फाउंडेशन स्थापना गोली। आदित्य वर्मा की आंखों में एक भयंकर चमक उभरी। सो ऐसा ही था, लेकिन आदित्य वर्मा को एक संदेह था। इस सप्ताह खन्ना परिवार देश के अधिकांश अमृत उद्योग को नियंत्रित करता है और उनके पास नींव बनाने वाली गोलियां भी नहीं हैं। जरूरी नहीं, मास्टर सिद्धार्थ ने फिर गहरी आवाज में कहा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय खन्ना परिवार में कोई कीमियागर नहीं है। यदि कोई कीमियागर है भी, तो फाउंडेशन स्थापना गोली का कोई नुस्खा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि फाउंडेशन स्थापना गोली का नुस्खा बहुत पहले खो गया है। आज जो कुछ फाउंडेशन स्थापना गोलियां मौजूद हैं, वे सभी हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हैं। जब आदित्य वर्मा ने ये सुना तो उनका दिल फिर से धड़कने लगा। क्या नींव मजबूत करने वाली गोली का नुस्खा खो गया है? मेरे पास इस नींव मजबूत करने वाली गोली का नुस्खा है, और वह कीमियागर मैं एक हूँ। अगर आप इसे इस तरह से कहें तो आप सचमुच दुर्लभ हैं। नीलामी कब शुरू होगी? आदित्य वर्मा ने मन ही मन तय कर लिया था। फिर पूछा, जब नीलामी शुरू होगी तो जाकर देखूंगा, कुछ जानकारी हासिल करूंगा। 3 दिन में हम किलिन प्राचीन शहर में होंगे। मास्टर सिद्धार्थ ने फिर गहरी आवाज में कहा। किलिन प्राचीन नगर मुंबई के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा शहर है। ये प्राचीन नगर है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये पूरे देश में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसके बाद आदित्य वर्मा ने मास्टर सिद्धार्थ से कुछ प्रश्न पूछे और यहाँ तक कि मास्टर सिद्धार्थ के बारे में भी कुछ बातें पूछीं। आदित्य वर्मा को यह उम्मीद नहीं थी कि मास्टर सिद्धार्थ वास्तव में कुनलुन अमर संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन वे ऐसे शिष्य थे जिन्हें कुनलुन अमर संप्रदाय ने त्याग दिया था। फिर इस मास्टर सिद्धार्थ ने कुनलुन अमर संप्रदाय से विद्रोह कर दिया। इसके अलावा हमने गुरु सिद्धार्थ के मुख से सीखा कि कुनलुन अमर संप्रदाय के बीच स्वर्णिम कोर क्षेत्र में भी ऐसे अस्तित्व हैं जो पारलौकिक हैं। मुख्य भूमि पर कुनलुन अमर संप्रदाय जैसे कई पारलौकिक संप्रदाय हैं। इससे आदित्य वर्मा को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी। इससे आदित्य वर्मा शेख को थोड़ा दबाव महसूस हुआ। स्वर्ण अमृत क्षेत्र, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। मुझे भी जल्द ही वहां पहुंचना चाहिए। ठीक है, मैंने पूछना समाप्त कर दिया है। यदि कोई और बात हो तो वापस चले जाओ, आदित्य वर्मा ने मास्टर सिद्धार्थ से पुनः कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर मास्टर सिद्धार्थ पुनः स्तब्ध रह गए। वापस जाओ। मास्टर सिद्धार्थ अभी भी एक विला में रहना चाहते थे, लेकिन आदित्य वर्मा ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। हाँ, मुझे यहाँ और कुछ नहीं करना है। हालांकि मैंने तुम्हारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, फिर भी तुम बहुत स्वतंत्र हो और तुम्हें अपने साथ ले जाना असुविधाजनक है। इसलिए तुम्हें वापस जाकर अपना काम करना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा, आदित्य वर्मा ने सीधे कहा। स्वाभाविक है कि वे मास्टर सिद्धार्थ को यहाँ नहीं रहने देंगे। एक वृद्ध ताओवादी पुजारी के लिए ये शियुन के साथ अपने विला में रहना असुविधाजनक होगा। इसके अलावा मास्टर सिद्धार्थ के साथ एक आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद आदित्य वर्मा चाहे कहीं भी हो या कुछ भी कर रहे हो, उसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। एक विचार से वह मास्टर सिद्धार्थ को संदेश और निर्देश दे सकते हैं। अच्छा, पगडंडी को अलविदा कहो। युवा स्वामी, अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। मास्टर सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, फिर कहा और जाने के लिए तैयार हो गए। एक पल इंतजार करें। हालांकि आदित्य वर्मा ने मास्टर सिद्धार्थ को फिर से रोक दिया। युवा मास्टर, क्या कुछ और है? मास्टर सिद्धार्थ ने आदित्य वर्मा को संदेह से देखा। कृपया इन अमृतों पर नज़र रखने में मेरी मदद करें और देखें कि क्या मैं उन्हें प्राप्त कर सकता हूँ। क्या खन्ना परिवार औषधीय जड़ी बूटियों का परिवार नहीं है? उनसे पूछें कि क्या उनके पास कोई है। पैसा कोई मुद्दा नहीं है, आदित्य वर्मा ने पुनः मास्टर सिद्धार्थ से सीधे कहा। अमृत, युवा गुरु, कृपया मुझे बताइए। यद्यपि मास्टर सिद्धार्थ को कुछ संदेह था, फिर भी उन्होंने पूछा। कृपया याद रखें, किंगलिंग घास, लिंग्यो फूल, 9 संग घास। आदित्य वर्मा ने 7 या 8 प्रकार की आत्माओं के नाम बताए। इनमें से कुछ शरीर को तरोताज़ा करने वाले स्पिरिट लिक्विड के लिए ज़रूरी अमृत हैं और कुछ नींव बनाने वाली गोलियों के फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाले अमृत हैं। इसके अलावा आदित्य वर्मा को अभी भी कुछ शंकाएं थीं और उन्होंने दोनों फॉर्मूले एक साथ मिला दिए। ये फॉर्मूले की सुरक्षा के लिए है। अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल का फॉर्मूला लीक हो जाए तो बेवजह परेशानी हो सकती है। ठीक है, युवा स्वामी,
मास्टर सिद्धार्थ ने आदित्य वर्मा से यह नहीं पूछा कि वह इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ क्या करना चाहते हैं, और तुरंत जवाब में सिर हिला दिया। फिर मास्टर सिद्धार्थ चले गए। आदित्य वर्मा भी सीधे विला में लौट आए। जैसे ही दोनों चले गए, नदी के ऊपर बादल छंट गए, तूफान गायब हो गया और दृश्य फिर से शांत हो गया। मास्टर सिद्धार्थ को वश में करने के बाद आदित्य वर्मा बहुत खुश हो गए और उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन आदित्य वर्मा ने खाना पहले ही तैयार करके नेहा कपूर को भेज दिया। रात भर आराम करने और कल रात चिकन सूप पीने के बाद नेहा कपूर के शरीर में काफ़ी सुधार आया है। हालांकि यह एक विशेष अवधि है, नेहा कपूर का चेहरा भी बहुत गुलाबी है। रात के खाने के बाद आदित्य वर्मा ने फिर से लैम्बोर्गिनी वेनेनो कार चलाई और नेहा कपूर को याजू कंपनी ले गए। ये काम पर एक और सुबह थी जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर को याजू कंपनी के नीचे तक पहुंचाया। याजू के नीचे पहले से ही कई आकृतियां मौजूद थीं। आदित्य वर्मा की भौहें फिर तन गईं। उनके बगल में खड़ी नेहा कपूर ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे का भी रंग बदल गया। जब आदित्य वर्मा की कार इधर आई तो तुरंत ही वहां पर कई लोगों की नज़र पड़ गई। ऐसा सुना जा सकता है कि इन आकृतियों के मुख से अचानक ही कई कर्कश आवाजें निकलीं। हे भगवान, ये किस तरह की कार है? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है। लैम्बोर्गिनी, अरे ये कार तो बहुत बढ़िया है। इस कार की कीमत कितनी है? कितने करोड़? लाखों? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यह एक लैम्बोर्गिनी वेनेजिया है। मैं तुम्हें कुछ लाख दूंगा। क्या तुम मुझे एक बिल्कुल वैसी ही कार दिला सकते हो? हर किसी की नज़र पास से गुजर रही लैम्बोर्गिनी पर टिकी थी और कुछ लोगों ने तस्वीरें लेने के लिए अपने फ़ोन भी निकाले और बाइडू पर खोज की। हे भगवान, ये तो सचमुच लैम्बोर्गिनी वेनेजिया है। 30 मिलियन। ये कार 30 मिलियन की है और दुनिया में इससे ज़्यादा कारें सिर्फ 10 ही हैं। कौन सा बड़ा आदमी यहाँ सड़कों को उड़ाने आया है? जल्द ही लैम्बोर्गिनी वेनेजिया सभी की चौंकी हुई आंखों के सामने रुक गई। एक खूबसूरत शख्सियत प्रोफेशनल सूट पहने को पायलट की सीट से नीचे उतरी। वह बेहद काबिल और किसी देवी जैसा स्वभाव लिए हुए थी। वह नेहा कपूर थीं। ये निर्देशक किन है? ये निर्देशक किन है? निर्देशक किन यहाँ हैं? यह मज़ेदार होने वाला है। गाड़ी कौन चला रहा है? लगता है डायरेक्टर किन का बॉयफ्रेंड है, पिछली बार वाला लड़का। क्या ये कार भी उसकी है? क्या डायरेक्टर किन को कोई अमीर आदमी मिल गया? पिछली बार यह एक एस्टन मार्टिन थी, इस बार यह एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो है। ये बहुत ही शानदार है। ये लोग मूलतः याजू ग्रुप के कर्मचारी हैं। जब उन्होंने नेहा कपूर को कार से उतरते देखा और आदित्य वर्मा को कार में देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे लगातार शोर मचाते रहे और बेहद हैरान हो गए। ओह, क्या ये डायरेक्टर किन नहीं हैं? आप आखिरकार यहाँ हैं। नेहा कपूर जैसे ही कार से उतरी, सामने से एक आवाज़ आई और वह आवाज़ थोड़ी बेरुखी से भरी हुई थी। नेहा कपूर को तुरंत एक परिचित आकृति दिखाई दी और उनका सुंदर चेहरा फिर से थोड़ा ठंडा हो गया। सुन वेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। उसके सामने जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, सूट और चश्मा पहने हुए, जो थोड़ा बदहाल लग रहा था। वह उसकी कंपनी का पूर्व उपाध्यक्ष सन वेन था। पिछली बार अपने प्यार का इजहार न कर पाने के बाद सन वेन ने झगड़े के बाद अपना असली और बदसूरत चेहरा दिखाया। क्या मिस्टर शर्मा मेरा स्वागत नहीं करते? आखिरकार सन वेन ने याजू ग्रुप की सफलता में बहुत योगदान दिया है। और तो और मैं आज यहाँ अपने नए कर्मचारियों को लेने आया हूँ। सन वेन मुस्कुराया और उसकी मुस्कान और भी ठंडी थी और उसने गर्व से कहा। नेहा कपूर ने जब सन वेन की बात सुनी तो उनकी भौहें थोड़ी गहरी हो गईं। नेहा कपूर ने देखा कि सन वेन के पीछे याजू ग्रुप के कुछ कर्मचारी अभी भी थे और ये सभी याजू ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी थे और ये वही लोग थे जिन्होंने कल इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि नेहा कपूर को पहले से ही पता था कि यह सन वेन का काम है। इस समय सन वेन वास्तव में इन लोगों को लेने के लिए दरवाजे की ओर दौड़े, जिससे नेहा कपूर का चेहरा अभी भी थोड़ा बदसूरत लग रहा था। यह मुंह पर तमाचा है। उन्होंने लोगों का अवैध शिकार किया और उन्हें उठाने आए। ये वाकई मुंह पर तमाचा है। गुस्सा। हालांकि नेहा कपूर ने बहुत कुछ अनुभव किया था, फिर भी जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। हाँ, मिस्टर शर्मा थोड़े नाखुश लग रहे हैं। इस समय सन वेन फिर से हंसे और नेहा कपूर से कहा। नेहा कपूर का निराश रूप देखकर सन वेन को बहुत अच्छा लगा। तुमने खुद ही यह मांगा था।
मैं तुम्हारे यजु को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। सन वेन ने अपने दिल में नाराजगी से सोचा। फिर उसने देखा कि सन वेन फिर से मुस्कुराया और कहा, वैसे मैं अभी अपना परिचय देना भूल गया, श्री शर्मा। सन वेन, बिरला समूह कोलकाता के अंतर्गत जियोजो कंपनी के उप महाप्रबंधक। सन वेन ने फिर हल्के से कहा, उसकी आवाज़ अतुलनीय गर्व से भरी थी। गर्व है, सचमुच गर्व है। सन वेन को अब अपनी पहचान अलग लगती है। अब वे कोलकाता स्थित विशाल बिरला समूह द्वारा समर्थित जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। यदि उन्होंने स्वस्थ शारीरिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए किसी को खोजने में बहुत पैसा खर्च नहीं किया होता और जियोजो के बॉस को मदद करने के लिए बहुत पैसा नहीं दिया होता, तो वह उपाध्यक्ष का पद नहीं ले पाते। नेहा कपूर ने सन वेन को ठंडी नज़रों से देखा। हालांकि उसे कल ही सन वेन के जियोजो के उपाध्यक्ष बनने की खबर पता थी, लेकिन सन वेन का घमंडी रूप देखकर वह गुस्से से भर गई। लेकिन इस समय, मुझे खेद है, श्री शर्मा। श्री शर्मा, मुझे खेद है। सन वेन के पीछे कल इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखने वाले लोग फिर से खड़े हो गए और नेहा कपूर से क्षमा याचना भरी नज़रों से कहा, हाँ, बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? एक बार मेरे यजु द्वार से बाहर निकल जाओ तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। नेहा कपूर ने भी व्यंग्य करते हुए सख्ती से कहा। नेहा कपूर की बातें सुनकर कई लोगों के चेहरे बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चिंता मत कीजिए मिस्टर शर्मा, वे वापस नहीं आएंगे। आपका याजू ग्रुप उन्हें वो नहीं दे सकता जो वे चाहते हैं। केवल मेरा जियोजो ही उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मिस्टर शर्मा, अगर किसी दिन आप याजू नहीं कर पाएंगे तो आप भी उनकी तरह मेरे जियोजो आ सकते हैं। सन वेन ने भी उपहास किया। जब नेहा कपूर ने सन वेन की बात सुनी तो उनका चेहरा बेहद उदास हो गया और उनका सुंदर चेहरा ठंड से भर गया। लेकिन इस समय एक खूबसूरत युवक लैम्बोर्गिनी से नीचे उतरा। वह आदित्य वर्मा था। आदित्य वर्मा को नीचे आते देख सन वेन की आंखें चमक और शीतलता से भर गईं। आदित्य वर्मा सीधे नेहा कपूर के पास गए और फिर सबके सामने उन्होंने नेहा कपूर का हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो याकिंग, भले ही तुम अब याजू नहीं कर सकते, मैं अभी भी यहाँ हूँ। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की तरफ प्यार से देखा और कहा। नेहा कपूर का छोटा सा हाथ आदित्य वर्मा ने पकड़ लिया और इतने सारे लोगों के सामने उनका सुंदर चेहरा एक पल में लाल हो गया और उन्होंने जल्दी से अपना छोटा सा हाथ आदित्य वर्मा के हाथ से खींच लिया। आदित्य वर्मा, तुम क्या कर रहे हो? नेहा कपूर शर्म और गुस्से से आदित्य वर्मा को घूर रही थीं। आदित्य वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सन वेन की ओर देखा। अगले ही पल उसने हल्के से कहा, क्या जियोजो कंपनी के लोगों को पता है कि आपको एड्स है? क्या जियोजो कंपनी के लोगों को पता है कि आपको एड्स है? आदित्य वर्मा की आवाज़ हल्की सी निकली, लेकिन इससे सन वेन का चेहरा अचानक बदल गया। आदित्य वर्मा ने बताया कि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की है। लेकिन सन वेन का चेहरा एक पल में ठीक हो गया, लेकिन उसने घूरकर सख्ती से कहा, एड्स? कैसा एड्स? तुम्हें एड्स है? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी शारीरिक जांच हो चुकी है। सन वेन स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसके दिल में आदित्य वर्मा के लिए पहले से ही बेहद नफरत थी। इस आदमी को कैसे पता चला कि उसे एड्स है? क्या नेहा कपूर ने बताया? सन वेन अपने दिल में और भी उलझन में था, ये सोचकर कि यह नेहा कपूर थी जिसने ये कहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि सबसे पहले जानने वाला व्यक्ति वास्तव में आदित्य वर्मा था, और यहाँ तक कि नेहा कपूर को भी आदित्य वर्मा ने बताया था। जब आसपास के लोगों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके चेहरे बदल गए और वे असमंजस की स्थिति में इस दृश्य को देखने लगे। श्रीमान सन को एड्स है? वह कैसे संभव है? मुझ पर आरोप मत लगाओ बच्चे। श्रीमान सन की शारीरिक जांच हो चुकी है। मैं मिस्टर सन के साथ सो चुकी हूँ, फिर मैं ठीक कैसे हूँ? क्या तुम मिस्टर सन के साथ सोई थीं? सन वेन के पीछे खड़े लोग भी अविश्वास की मुद्रा में खड़े हो गए और सन वेन के पक्ष में बोलने लगे। हाँ, क्या आपने शारीरिक परीक्षण कराया है? सबकी बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने फिर से उपहास किया। क्या आपकी शारीरिक जांच रिपोर्ट फर्जी है? आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता थी। चूंकि सिस्टम ने संकेत दिया था कि सन वेन को एड्स है, तो ये सही ही होगा। हो सकता है कि सन वेन ने शारीरिक जांच में कोई गड़बड़ी की हो, लेकिन आदित्य वर्मा ने इसके बारे में सोचा और सोचा कि यह सामान्य बात है।
आदित्य वर्मा की बात सुनकर सुन वेन का चेहरा फिर बदल गया। बकवास, लड़के, सावधान रहो वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। मैं जियोजो कंपनी का उपाध्यक्ष हूं, तुम मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हो। सन वेन ने अपनी नाक साफ की और आदित्य वर्मा को घूरते हुए गुस्से से कहा, बहुत ही अमित्र लग रहा था। हा। हालांकि सन वेन की बातें सुनने के बाद आदित्य वर्मा शांत रहे और फिर से हंसे, लेकिन उनकी मुस्कान एक अकथनीय अर्थ से भरी हुई थी। जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष, क्या यह अद्भुत है? आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, लेकिन उनकी आवाज में तिरस्कार भरा था। क्या यह अद्भुत नहीं है? ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, यह आदमी क्या सोच रहा है? जब आसपास के लोगों ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ गया। लेकिन इस समय सभी ने देखा कि किन डोंग के प्रेमी ने वास्तव में अपनी पतलून की जेब से एक चांदी सफ़ेद कार्ड निकाला और कार्ड वास्तव में हीरे से जड़ा हुआ था। अमीर आदमी, उसने जो कार्ड लापरवाही से निकाला था वह वास्तव में हीरे से जड़ा हुआ था, लेकिन इस आदमी ने कार्ड किस लिए निकाला? सभी लोग फिर से आश्चर्यचकित और भ्रमित थे, यह नहीं जानते थे कि आदित्य वर्मा क्या करने जा रहा है। आदित्य वर्मा ने फिर से सुन वेन की ओर देखा, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की चाप उभर आई और कहा, आप जल्द ही जियोजो के उपाध्यक्ष नहीं बनेंगे। आदित्य वर्मा की आवाज़ बहुत गंभीर थी, लेकिन उसके आसपास के लोगों की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। क्या सुन वेन जल्द ही जियोजो के उपाध्यक्ष नहीं बनेंगे? ये कैसे संभव है? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एक के बाद एक आश्चर्य भरी आवाज़ें गूंजने लगीं। यहाँ तक कि नेहा कपूर, जो आदित्य वर्मा के बगल में थी, ने भी थोड़ा सा मुंह बनाया, आदित्य वर्मा की ओर देखा और खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन बोली, आदित्य वर्मा, मत करो। आदित्य वर्मा यीहाओ ग्रुप के अध्यक्ष और दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर आदित्य वर्मा यीहाओ ग्रुप में अपनी पहचान का इस्तेमाल सन वेन से निपटने के लिए करना चाहेंगे तो सन वेन शायद असहज महसूस करेंगी, लेकिन नेहा कपूर नहीं चाहती कि आदित्य वर्मा उन पर एहसान करें। हालांकि नेहा कपूर की बात पूरी होने से पहले ही आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर का हाथ फिर से थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो या किंग, वह सिर्फ जियोजो कंपनी का उपाध्यक्ष है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। उसे जियोजो से बाहर निकालना बस एक शब्द की बात है। अभिमानी, सचमुच बहुत घमंडी। हा, कितनी बेशर्मी है, सचमुच बेशर्मी है। जियोजो कंपनी के चेयरमैन की हिम्मत नहीं है ऐसा कहने की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोलकाता के बिरला ग्रुप के बॉस हो? आदित्य वर्मा की बातें सुनकर सुन वेन फिर जोर से हंसा और गर्व से बोला, वो कोलकाता स्थित बिरला समूह की एक दूसरी श्रेणी की कंपनी का उपाध्यक्ष है। उसे यूं ही कैसे खारिज किया जा सकता है? ये लड़का खुद को क्या समझता है? बिरला समूह, कोलकाता का बॉस? उसने तो कभी बिरला समूह, कोलकाता के बॉस को देखा ही नहीं। वो एक बड़ा आदमी है जिसे ढूंढना मुश्किल है। मैं सचमुच बिरला ग्रुप, कोलकाता का बॉस नहीं हूँ। लेकिन आपने लगभग सही अनुमान लगाया है। आदित्य वर्मा फिर हंसे और हल्के से बोले। फिर उसने अपने हाथ में चांदी सफ़ेद हीरे जड़ित कार्ड हिलाया और पूछा, क्या आप इस कार्ड को पहचानते हैं? सुन वेन ने आदित्य वर्मा के हाथ में कार्ड देखा और फिर से भौहें चढ़ा लीं। वह उसे पहचान नहीं पाया। सुन वेन का रूप देखकर आदित्य वर्मा ने फिर से उपहास किया। हा, ये बहुत दुखद है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फ़ोन करूँगा। आदित्य वर्मा ने फिर शांति से कहा। इसके बाद आदित्य वर्मा ने तुरंत अपनी पैंट की जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। योजना बना रहे हो? सन वेन ने फिर कठोर स्वर में कहा। आदित्य वर्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन उठाया, फिर कार्ड के पीछे लिखा लैंडलाइन नंबर डाला और सीधे कॉल कर दिया। इस पल दूर कोलकाता में बिरला समूह का मुख्यालय है। निदेशक के कार्यालय में एक गोरी, नीली आंखों वाली, गर्वित महिला पेशेवर सूट पहने एक विशेष कार्यालय में बैठी थी। और वह, जिनका नाम प्रिया नायर है, कोलकाता स्थित बिरला समूह के महाप्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारियों के निजी कॉल का जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं। उनका पद अध्यक्ष के सहायक के समकक्ष है। इस दौरान वह लैंडलाइन के पास किसी के फ़ोन का इंतजार करते हुए लगभग कभी नहीं रुकी। और वह व्यक्ति बिरला समूह, कोलकाता का नया सबसे बड़ा शेयरधारक और बिरला समूह, कोलकाता का मानद अध्यक्ष है। प्रिया नायर जानती हैं कि इस समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक एक भारतीय है और संयोग से उन्होंने पहले भारत में पढ़ाई की है और वे बहुत अच्छी भारतीय भाषा बोलती हैं। प्रिया नायर जानती है कि वह फ़ोन करेगा।
इसलिए प्रिया नायर चेयरमैन के निर्देशों का इंतजार कर रही हैं, जो कि समूह मुख्यालय के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपा गया कार्य भी है। दरअसल प्रिया नायर भी थोड़ी उत्सुक हैं। ये कैसा आदमी है जिसने कोलकाता के बिरला ग्रुप के 49% शेयर ले लिए। डिंग डिंग डिंग। जब प्रिया नायर के विचार भटक रहे थे, तभी अचानक उनके सामने लगे लैंडलाइन की घंटी बज उठी। इससे प्रिया नायर का पूरा शरीर सिहर उठा, पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया और वह खुद को अस्थिर महसूस करने से नहीं रोक सका। प्रिया नायर ने अपने सामने लगे लैंडलाइन की ओर देखा, खासकर जब फोन पर कॉलर आईडी से पता चला कि यह भारत से सीमा पार हॉटलाइन है, तो प्रिया नायर की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। प्रिया नायर ने अपनी छाती पर हाथ फेरा, अपने दिल को शांत किया, फिर शांत होकर फोन उठाया। नमस्ते, मैं बिरला समूह कोलकाता का निदेशक कार्यालय हूँ। आप कौन हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फोन पर प्रिया नायर ने बहुत ही मानक भारतीय भाषा में बात की। मैं आदित्य वर्मा हूँ। आदित्य वर्मा के दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई और उसने हल्के से अपना नाम बताया। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि यह एक विदेशी महिला थी, लेकिन वह इतनी सहजता से भारतीय भाषा बोलने में सक्षम थी, जो काफ़ी अच्छा था। हालांकि यदि दूसरा पक्ष कोई विदेशी भाषा बोलता है, तो भी आदित्य वर्मा को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह 18 भाषाओं में पारंगत हैं। सामने खड़ी प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी और वह अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सकी। नमस्ते, निर्देशक आदित्य, मैं आपकी निजी सहायक प्रिया नायर हूँ। निर्देशक आदित्य से आपको क्या निर्देश मिले हैं? प्रिया नायर ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। जब आदित्य वर्मारेन ने प्रिया नायर नाम का ये शब्द सुना तो जैसी की उम्मीद थी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियोजो कंपनी हमारे बिरला समूह कोलकाता की सहायक कंपनी है ना? आदित्य वर्मा ने सीधे पूछा। प्रिया नायर फिर चौंकी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, डायरेक्टर आदित्य, क्या आप भारत की जियोजो कंपनी की बात कर रहे हैं? ये सही है। हुआगुओ की जियोजो कंपनी वास्तव में हमारे बिरला समूह कोलकाता की 500 से अधिक सहायक कंपनियों में से एक है। हालांकि प्रिया नायर के मन में कुछ शंकाएं थीं कि आदित्य वर्मा ने एक छोटी सी जियोजो कंपनी से क्यों पूछा, फिर भी उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया। क्या जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष को किसी और से बदला जा सकता है? प्रिया नायर की बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने फिर हल्के से पूछा। बिल्कुल, निदेशक आदित्य, आप हमारे बिरला समूह कोलकाता के सबसे बड़े शेयरधारक और मानद अध्यक्ष हैं। आपको सभी सहायक कर्मियों को हटाने और नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है। आप एक छोटी सहायक कंपनी के उपाध्यक्ष मात्र हैं। बेशक, आप हटा सकते हैं। जियोजो के महाप्रबंधक का पद भी आपके एक शब्द का मामला है, निदेशक आदित्य। प्रिया नायर ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ओह सचमुच, तब तो क्यूशू के महाप्रबंधक को भी बदल देना चाहिए। आदित्य वर्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने फिर कहा, ठीक है डायरेक्टर आदित्य, मैं इसे तुरंत लागू करूंगा। कृपया कुछ मिनट प्रतीक्षा करें। प्रिया नायर ने फिर कहा, कोई बात नहीं, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। इतना कहकर आदित्य वर्मा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन पर दूसरी ओर से प्रिया नायर ने तुरंत ही आदित्य वर्मा को सहायक कंपनी में से 2 छोटी आकृतियां हटाने का आदेश दे दिया और इसमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। अजू कॉर्पोरेशन का प्रवेश द्वार। उसने वास्तव में फ़ोन किया था। हाँ, कितना पागल है, वह खुद को क्या समझता है, और वह चाहता है कि क्यूशू के सभी बॉस एक साथ बाहर निकल जाएं। शायद आप फ़ोन पर बात ही नहीं कर पाए, है ना? क्या आप बस वहाँ होने का नाटक कर रहे हैं? आदित्य वर्मा की आवाज़ बिल्कुल भी छिपी नहीं थी, लेकिन जब यह उनके आसपास के लोगों, खासकर सुनवेन और अन्य लोगों के कानों में पड़ी, तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आदित्य वर्मा ने फ़ोन पर जो कहा, उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अभी डिंग 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 सुनवेन का फ़ोन अचानक बज उठा। सुनवेन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कंपनी का बॉस उसे इस समय क्यों बुला रहा है? सनवेन ने जल्दी से फ़ोन उठाया। श्री हो। सनवेन एक पोते की तरह सम्मानपूर्ण था। लेकिन इस बार, सुनवेन, तुमने सचमुच मुझे मार डाला। फ़ोन पर जियोजो कंपनी के सीईओ की गरजती आवाज़ आई। आवाज़ गुस्से से भरी थी, मानो उसने बारूद खा लिया हो। सन वेन स्तब्ध रह गया और उसकी अभिव्यक्ति अचानक अत्यंत बदसूरत हो गई। मिस्टर हो, क्या हुआ? मेरे पास तो नहीं है। सन वेन कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द निकलने से पहले ही दूसरा पक्ष फिर से चिल्लाया।
अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम कहो तो क्यूशू से निकल जाओ। मुझे अपने साथ मत ले जाना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह, मैंने तुम्हें क्यों स्वीकार किया? कितना बेकार, बेवकूफ़, तुम कितने बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज़ किया है जिसे तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए था? फ़ोन पर दूसरी तरफ जियोजो कंपनी के सीईओ चिल्लाए, नहीं, अब वह जियोजो कंपनी के सीईओ नहीं रहे। इस सुन वेन की वजह से ही उन्होंने गलत लोगों को नाराज़ किया था। न सिर्फ उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि उनके जनरल मैनेजर को भी। मैं अपना पद नहीं बचा सकता। श्री हो, क्या आप गलती कर रहे हैं? सन वेन ने भयभीत होकर कहा। गलत? ये गलत कैसे हो सकता है? समूह मुख्यालय ने एक दस्तावेज जारी किया है। आपको निकाल दिया गया है, मेरे महाप्रबंधक को बर्खास्त कर दिया गया है। निरीक्षण दल नीचे आने वाला है। आपने कहा था अगर आप मरना चाहते हैं तो मुझे रोके नहीं। सुन वेन दूसरे पक्ष की बातें सुनकर वहीं सनखड़ा रहा। उसका हृदय अतुलनीय भय और निराशा से भर गया और वह बुदबुदाया, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है? नौकरी से निकाल दिया गया है। सन वेन के दिमाग में दूसरे पक्ष की ओर से केवल यही वाक्य था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बॉस को भी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कैसे? सन वेन बुदबुदाया। उसका पूरा शरीर बेहोश हो गया, मानो उसे जोर से मारा गया हो। ये कैसे हो सकता है? अगले ही पल सन वेन दर्द से चीखा और गिर पड़ा। फिर सबने देखा कि सन वेन पूरी तरह से निढाल होकर जमीन पर सीधा बैठ गया था। ये दृश्य उनके आसपास के लोगों की आंखों में समा गया, लेकिन इससे उनकी आंखों में अतुलनीय आघात प्रकट हुआ। हे भगवान, क्या ये सन वेन सचमुच जियोजो द्वारा निकाल दिया गया है? ये कैसे संभव है? यह आदमी कौन है? क्या एक फ़ोन कॉल के कारण जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष को बाहर निकलना पड़ा? इसमें कितनी ऊर्जा है। इस सन वेन ने किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया है जिसे उसे अपमानित नहीं करना चाहिए था। आसपास मौजूद लोगों के मुंह से भयावह आवाज़ें निकलने लगीं और आदित्य वर्मा को देखने वाले इन लोगों की आंखें भी बदल गईं। पहले तो उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा मजाक कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं, लेकिन अब उसने सचमुच ऐसा कर दिखाया। आदित्य वर्मा की पहचान जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। वह सिर्फ एक फ़ोन कॉल से जियोजो के उपाध्यक्ष को नौकरी से निकलवा सकता था। सन वेन के अलावा जिन लोगों ने अभी अभी याजू ग्रुप से इस्तीफा दिया था, वे इतने बदसूरत लग रहे थे मानो उन्होंने गंदगी खा ली हो। उन्होंने बस सन वेन की जान को गले लगाया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि काम करने के लिए जियोजो जाने से पहले सन वेन अब जियोजो के उपाध्यक्ष नहीं थे। वह राष्ट्रपति किन, मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता। मैं पहले भी गुस्से में था। क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ, राष्ट्रपति किन, मेरा दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया है। मैं याजू में अच्छी तरह रह रहा हूँ, मैं इस्तीफा कैसे दे सकता हूँ? ये सब सन वेन का काम है। वह इसका हकदार है। याजू एक अच्छी कंपनी है, जियोजो क्या है? इन लोगों ने तुरंत अपनी बात बदली और नेहा कपूर से कहा। लेकिन नेहा कपूर का चेहरा असामान्य रूप से ठंडा था। बहुत देर हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर तुम मेरे यजू को छोड़कर चले गए तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मेरे यजू को तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। नेहा कपूर की आवाज़ में निर्विवाद दृढ़ता थी। ये लोग रोना चाहते थे, उन्हें इसका अफसोस था। नेहा कपूर ने फिर से आदित्य वर्मा की तरफ देखा। इस लड़के ने उन्हें फिर से चौंका दिया। नेहा कपूर की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि आदित्य वर्मा और भी रहस्यमय होता जा रहा है। किसी कारण से ये लड़का हमेशा उसे आश्चर्यचकित करता था और वह अधिकाधिक प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती थी। आदित्य वर्मा के फ़ोन कॉल के कारण जियोजो कंपनी के उपाध्यक्ष सन वेन और यहाँ तक कि बॉस को भी अपने पद से हटना पड़ा, जिससे सभी लोग बेहद भयभीत हो गए। सभी लोग आदित्य वर्मा को अलग नज़र से देखते थे। अब कोई उपहास नहीं, अब कोई तिरस्कार नहीं। वहाँ केवल सदमा और आश्चर्य की गहरी भावना थी। पता चला कि यह आदमी ही असली बॉस है। श्री शर्मा को एक अच्छा प्रेमी मिल गया है। मिस्टर आदित्य, ये सब गलतफहमी है। कृपया मुझे जाने दीजिए। लेकिन इस समय सन वेन पूरी तरह से टूट गए और वास्तव में आदित्य वर्मा से फिर कहा, गलतफहमी? हाँ, सुन वेन की बातें सुनकर आदित्य वर्मा फिर हल्के से मुस्कुराए। क्या तुम पहले भी घमंडी थे? अब मुझे डर लग रहा है। चले जाओ, मुझे दोबारा मत देखना और याकिंग के सामने दोबारा मत आना। अगर तुम दोबारा आए तो मैं तुम्हारा पूरे भारत देश में जीवित रहना असंभव बना दूंगा।
आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा, उन्हें इस आदमी से जरा भी सहानुभूति नहीं है। मिस्टर आदित्य, मैं गलत था, आपको दूसरों की गलतियां याद नहीं रहती। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मेरे सीनियर और जूनियर हैं, इसलिए मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। और इस समय सुन वेंग वास्तव में एक धमाके की आवाज के साथ आदित्य वर्मा के सामने घुटनों के बल बैठ गईं और उनसे विनती करने लगीं। रोल। लेकिन जब आदित्य वर्मा ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और वह कठोर स्वर में जानलेवा निगाहों से चिल्लाया। इस समय आदित्य वर्मा ने लोगों को एक दबंग सा एहसास दिलाया और उनकी आवाज में कोई संदेह नहीं था। सन वेन निराशा में वहां से चले गए। आदित्य वर्मा के पास ये जानने का समय नहीं था कि सुन वेन और जियोजो कंपनी के सीईओ के पीछे क्या हुआ। आदित्य वर्मा ने फिर से अपने बगल में नेहा कपूर की तरफ देखा और अचानक नेहा कपूर से फिर से पूछा, वैसे याकिंग, क्या ये जियोजो कंपनी आपकी प्रतिस्पर्धी है? आप क्या सोचते हैं? नेहा कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखें फिर से चौड़ी करके आदित्य वर्मा की ओर देखा। थोड़ा उलझन और आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सीधे सिर हिलाया और कहा, खैर, बिरला समूह कोलकाता की जियोजो कंपनी हमारी कंपनी की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी है, क्योंकि यह बिरला समूह कोलकाता द्वारा समर्थित है और बहुत शक्तिशाली है, जिसका विज्ञापन बाजार के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा है। तो अगर मैं इस जियोजो कंपनी का महाप्रबंधक हूं, तो आप महाप्रबंधक क्यों नहीं बन जाते? आदित्य वर्मा ने मुस्कुराते हुए नेहा कपूर की तरफ देखा और कहा, जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनकी खूबसूरत आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और उन्होंने आश्चर्य से आदित्य वर्मा को देखा। मैं क्यूशू का महाप्रबंधक बनूंगा? ये कैसे संभव है? नेहा कपूर ने अविश्वास से कहा कि जियोजो कंपनी की ताकत अजुको के बराबर नहीं है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह अजुको की चेयरमैन हैं। अगर वह चेयरमैन न भी होती तो भी उनके लिए जियोजो कंपनी के सीईओ पद पर बैठना मुश्किल होता। कुछ भी असंभव नहीं है, बस कह दो, क्या तुम? आदित्य वर्मा ने फिर शांति से कहा, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ आत्मविश्वास था। नेहा कपूर एकदम से चौंक गईं। हालांकि आदित्य वर्मा ने अभी अभी फोन करके जियोजो के बॉस को पद से हटा दिया था, पर उन्हें उतना झटका नहीं लगा जितना अब लग रहा है। आदित्य वर्मा न सिर्फ जियोजो कंपनी के सीईओ को पद से हटा सकते हैं, बल्कि यह भी तय कर सकते हैं कि अगला सीईओ कौन होगा। उच्च स्तरीय कार्मिक परिवर्तन जो क्यूशू को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। नेहा कपूर का दिल उथल पुथल से भर गया था और उनकी सांसें भी थोड़ी तेज हो गई थीं, जिससे उन्हें शांत करना मुश्किल हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि आदित्य वर्मा का भी कोलकाता स्थित बिरला समूह के शीर्ष प्रबंधन में कोई हो? यानी आदित्य वर्मा कोलकाता स्थित बिरला समूह से हैं। अगर उन्हें जियोजो का बॉस बनने दिया जाता है तो आदित्य वर्मा पर शायद कुछ एहसान होगा, है ना? छोड़ो भी, आदित्य वर्मा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात होगी, है ना? वैसे भी मेरे पास अभी भी अजुक्स है। अगर मैं क्यूशू चला गया तो कोई अजुक्सू की परवाह नहीं करेगा। नेहा कपूर ने एक पल सोचा और फिर आदित्य वर्मा से कहा, मुसीबत? क्या परेशानी है? ये तो बस एक फ़ोन कॉल है और अजू की बात है। आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा। याजू के बारे में बात करते हुए आदित्य वर्मा ने थोड़ा मुंह बनाया। हाँ, अगर नेहा कपूर जियोजो चली गईं तो याजू की कोई परवाह नहीं करेगा। ये नेहा कपूर द्वारा स्थापित एक समूह है, लेकिन आदित्य वर्मा समझ गए थे कि नेहा कपूर को अभी जियोजो से वाकई कुछ उम्मीदें थीं। अगले ही पल, हाँ, आदित्य वर्मा के दिमाग में अचानक एक विचार आया। जहां तक आपके अजू का सवाल है, मैं इसे बिरला ग्रुप कोलकाता को अधिग्रहित करने दे सकता हूं। जियोजो अजू का विलय एक में कर दिया जाएगा। आदित्य वर्मा ने फिर तीखे स्वर में कहा। जब नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आदित्य वर्मा ने जिस विधि का उल्लेख किया है वह बहुत सुंदर है। वर्तमान में अजू कॉर्पोरेशन का विकास मूलतः एक अड़चन में पहुंच गया है और आगे बढ़ना मुश्किल है। हालांकि अगर यह कोलकाता के बिरला समूह के करीब पहुंच जाए तो इसका भविष्य का विकास अथाह होगा। यही है, हाँ, आदित्य वर्मा ने फिर गहरी आवाज में कहा। नेहा कपूर को जियोजो का बॉस बनने के लिए सिर्फ एक वाक्य की जरूरत होती है। जहां तक ईस्कोक्स के विलय और अधिग्रहण का सवाल है, ये थोड़ा अधिक परेशानी भरा हो सकता है और इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये केवल थोड़ा परेशानी वाला है। अब जब उन्होंने निर्णय ले लिया था तो आदित्य वर्मा ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
इसके बारे में सोचते हुए, जब तक याकिंग जियोजो का बॉस बन जाता है, वह अपने अधीनस्थ और अपने व्यक्ति के बराबर होगा। कितना अच्छा है। नतीजतन आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं की। आदित्य वर्मा ने दोबारा पिछले लैंडलाइन फोन पर कॉल किया। कोलकाता स्थित बिरला समूह के मुख्यालय में प्रिया नायर ने फिर से उत्साहपूर्वक फोन का जवाब दिया। डायरेक्टर आदित्य, आपने जो बातें बताई थीं वे तो हो गई हैं, लेकिन क्या आप अपने अधीनस्थों से कुछ और करवाना चाहते हैं? प्रिया नायर की मधुर आवाज फिर आई। इस समय मेरे पास कोई अन्य निर्देश नहीं है, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। जब प्रिया नायर ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो उनकी खूबसूरत आंखों में निराशा की एक झलक उभर आई। लेकिन प्रिया नायर, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। आपने पहले कहा था कि मेरे पास लोगों को हटाने और नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार है ना? ये सही है, निदेशक आदित्य। आप बिरला समूह, कोलकाता के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। मानद अध्यक्ष, प्रिया नायर ने फिर कहा। तो मैं अपनी इच्छानुसार जियोजो का बॉस नियुक्त कर सकता हूँ? आदित्य वर्मा ने पूछा। बिल्कुल, निदेशक आदित्य। क्या आपके पास जियोजो कंपनी के महाप्रबंधक और उपाध्यक्ष के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं? प्रिया नायर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है, आदित्य वर्मा ने उत्तर दिया। डायरेक्टर आदित्य, क्या आप उसकी जानकारी मुझे दे देंगे, या आप एक दिन मेरा इंतजार कर सकते हैं और मैं कल भारत के लिए रवाना हो जाऊंगा और वहां पहुंचकर इस मामले को निपटा दूंगा? क्या आपको ये ठीक लगता है? प्रिया नायर ने तुरंत फिर कहा। लेकिन आदित्य वर्मा ने जब प्रिया नायर की बातें सुनी तो वह हैरान रह गए। आदित्य वर्मा, आप भारत आना चाहते हैं? हाँ, मैं आपका निजी सहायक हूँ, निदेशक आदित्य। बिल्कुल, मुझे आपके साथ रहना होगा। इससे काम करने में भी सुविधा होती है, और यह काम भी मुझे ग्रुप मुख्यालय के नेताओं ने सौंपा है। मैंने प्रिया नायर को फ़ोन पर फिर से कहते सुना। ये सुनकर मेरे दिल में एक और बड़ी लहर उठी। क्या ये विदेशी सहायक मेरे पास आ रहा है? क्या काम करना सुविधाजनक है? क्या यह अच्छा नहीं है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह उपयोगी है, यह उपयोगी है, निर्देशक आदित्य। मैंने पहले ही हवाई जहाज़ का टिकट खरीद लिया है। आदित्य वर्मा,